60 साल से पहले होता है, उम्र से पहले जिनको ये दिक्कत होती है, क्या कारण है? क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है, उनके परिवार में कोई डिमेंशिया की हिस्ट्री है? ये बहुत ही गलत धारणा है। तो उनको डेफिनेटली घर पे इसके तरह से कोई टेस्ट नहीं है। देखिए कॉमन कारण जो होते हैं, जैसे किसी को चोट सर में चोट लगी है, देखिए डिप्रेशन जो है वो क्यों हो रहा है? वो जो घर वाले होते हैं उनको लगता है कि यार हमारे जो माता पिता है उनको शायद कोई डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल टेस्ट है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई ऐसा कोई टेस्ट है? अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक डिप्रेशन है या एंजाइटी, वो जरूरी है कि वो डिमेंशिया में कन्वर्ट हो। इस चीज के रिस्क को कम कर सकते हैं? हमारे एज के लोगों में ये चीज डेवलप हो सकती है, चांसेस हैं इसके? नमस्कार, मैं हूं आंचल सनोरिया और आप देख रहे हैं हेल्थ वायर। आज हमारे साथ हेल्थ वायर में मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रोहातगी, जो आज हमारे साथ अल्जाइमर पर बात करने वाले हैं। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थ वायर। तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि अल्जाइमर क्या होता है ये? तो देखिए हम लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त या मेमोरी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ऐसा सच है। और कुछ लोगों में क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उसमें अफेक्ट पड़ता है। तो ये याददाश्त इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप भूलने लगते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या टाइम है, अपने घर वालों को भूलने लगते हैं, रास्ते भूलने लगते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, जैसे कोई लेडी है उसको खाना बनाना भूल जाता है, या भूल जाते हैं कि कैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे टूथब्रश का। तो जब ये याददाश्त इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है जिससे कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अफेक्ट होती है, तब हम इसको डिमेंशिया का नाम लेते हैं। ओके। और ये जो डिमेंशिया होते हैं ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ही ज़्यादा हमें देखने जाते हैं। और दो देयर इज़ अ कंडीशन जिसको हम बोलते हैं प्री सेनाइल डिमेंशिया, जो एल्डरली मतलब इस एज में आने से पहले भी होते हैं, बट वो बहुत अनकॉमन है। ओके, तो क्या अल्जाइमर और डिमेंशिया जो आपने ये टर्म बताया, क्या ये सेम है? देखिए ऐसा है कि जैसे डिमेंशिया, जैसे मैंने मतलब याददाश्त का जाना और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का जाना, तो ये सबसे कॉमन, अल्जाइमर जो है सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है। ओके। तो बहुत सारी जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए सिनोनिमस विद डिमेंशिया। अल्जाइमर्स का डिमेंशिया का मतलब है कि अल्जाइमर्स, पर ऐसा सच नहीं है। ओके। बहुत अलग वैराइटीज़ ऑफ डिमेंशियाज होते हैं जिसको हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक्स, मिनी स्ट्रोक्स, इन्फार्क्ट होने की वजह से भी क्या होता है कि मेमोरी पे असर पड़ता है। और ये मेमोरी पे असर पड़ने की वजह से भी ये सारे सिम्टम्स, भूल जाना और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में दिक्कत और लॉस्ट हो जाना, ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो अल्जाइमर सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ डिमेंशिया, बट हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं होता। ओके, तो मतलब ये दोनों पार्ट है बट सेम नहीं है, कह सकते हैं। मतलब एक, अगर हम डिमेंशिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है जी। उसके अंदर अगर हम देखें तो मतलब 80 से 90% पेशेंट जो वो डिमेंशिया के, अल्जाइमर्स के होते हैं। ओके। इवन 10 से 20% पेशेंट वो और बीमारियों के होते हैं। ओके। ओके। तो जब भी हमें कोई डिमेंशिया का पेशेंट हमें डायग्नोज करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कोई ट्रीटेबल कॉज देखने के लिए, ओके। जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या जो आपने बताया ये जो सिम्टम्स हैं, जरूरी है कि ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों में ही देखने मिलेंगे, मतलब, या फिर मिड 30s में भी ये चीजें सामने आती हैं? देखिए जो डिमेंशिया है वो ज़्यादातर जो है वो 60 प्लस लोगों में ही देखा जाता है। ओके। इसको हम बोलते हैं सेनाइल डिमेंशिया। ओके। जिस मैंने पहले बोला, कुछ बहुत ही स्मॉल परसेंटेज पेशेंट, यानी मैं कहूँगा इवन 1% पेशेंट या 1 से 2% पेशेंट जिनको 60 साल से पहले होता है, उम्र से पहले जिनको ये दिक्कत होती है, तो उसको बोलते हैं प्री सेनाइल डिमेंशिया कहते थे हम लोग पहले। ओके। और इसके पीछे कुछ ना कुछ ब्रेन की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये मेमोरी लॉस वगैरह उम्र से पहले हो सकता है। ओके, तो क्या हम, मतलब, अगर किसी को ये एज से पहले हो रहा है तो ये कोई ऐसे, तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्या कारण है। क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है, उनके परिवार में कोई डिमेंशिया की हिस्ट्री है, ओके, या उनको स्ट्रोक की हिस्ट्री है, ओके, ब्रेन के और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, और डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे विल्सन्स हैं, उनके अंदर उम्र से पहले डिमेंशिया हो सकता है। ओके। तो जैसे आपने कहा कि भूल जाते हैं, भूलना एक बहुत कॉमन एक इसका सिम्टम है। जो लोगों के साथ ऐसा होता है तो ज़्यादातर जैसे हम इंटरनेट पर देखते हैं कि उन्हें लगता है, या फिर ज़्यादातर अगर हम नॉर्मली देखें तो लोगों को लगता है कि कोई मेंटल इशू ना हो, या फिर हम हमारे साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर, किसी मेंटल प्रॉब्लम से तो नहीं जूझ रहे। क्या ऐसा है? देखिए ये बहुत ही गलत धारणा जी। है, जैसे मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इन सबको न्यूरोलॉजिस्ट के ही दायरे में आता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि काफ़ी इन लोगों को, जो घर वाले होते हैं, उनको लगता है कि यार
हमारे जो माता पिता हैं उनको शायद कुछ डिप्रेशन हो रहा है, उनको कुछ बिहेवियरल इश्यूज हो रहा है, तो हमें पहले साइकेट्रिस्ट को मिलना है। पर देखिए ऐसा है कि न्यूरोलॉजी और साइकेट्री का जो उनकी डिवाइडिंग लाइन है कई बार बहुत थिन होती है। तो एज ए ले पर्सन बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि भाई हमें पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट के पास। पर मैं यही कहूँगा कि अगर शुरू में बहुत सारे पेशेंट्स को जिनको डिमेंशिया होता है उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास ही लैंड करते हैं। पर और ये एक ऐसा फील्ड है जिसको न्यूरोलॉजिस्ट भी देखते हैं, साइकेट्रिस्ट भी देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हम देख रहे हैं जिस तरह से डिमेंशिया पे ट्रीटमेंट तेजी से बढ़ रहा है, तो इट इज़ प्राइमरली न्यूरोलॉजिकल डिसीज जिसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बिगनिंग में हो सकते हैं, और इट इज़ अ कॉमन एरिया और दोनों लोग इलाज करते हैं, बट इट्स बेसिकली प्राइमरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, तो अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें, जैसे हमें जानना है कि अगर हम भी कुछ कुछ चीजें भूल रहे हैं और हमें जानना हो कि क्या हमें अल्जाइमर तो नहीं है, तो क्या हम इसे घर पर टेस्ट कोई जेनेटिक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, फिर हमें डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार वाले किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम या डिमेंशिया आपको लग रहा है कि हो रहा है हमको, तो उनको डेफिनेटली घर पे इसके तरह से कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए और प्रेफरेबली न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं जिनके द्वारा जो हम बेड से मतलब सिंपल स्केल्स होते हैं जिसमें कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं, जब सवाल जवाब से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को पॉसिबली डिमेंशिया है। ओके, ठीक है ना। टेस्ट करने का बेसिक पर्पज है उस डिमेंशिया का कारण जानना। अगर हम बात करें कारण की, मोस्टली कॉमन जो कारण होते हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, कॉमन कारण जो होते हैं जैसे किसी को चोट सर में चोट लगी, हेड इंजरी की बात हो जाता है। जैसे आपने हमारे बहुत फेमस बॉक्सर है मोहम्मद अली, उनका नाम सुना था, उनको बॉक्सिंग वगैरह से कई सारे बॉक्सर्स को हेड इंजरी वगैरह बार बार होने की वजह से भी डिमेंशिया हो जाता है। फिर हम अगर बात करें तो स्ट्रोक अपना एक कारण है। देन और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जैसे पार्किंसंस है, उनके भी काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स को ये डिमेंशिया होता है। उसके अलावा कई सारे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और हैं, उनके वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और भी काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई इंसान उससे जूझ रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक टाइम तक आते हुए अल्जाइमर उसको ज्यादा वो रखे? ये बहुत गलत धारणा है। और देखिए, ऐसा है कि क्या है कि हमारी जो साइंस है वो बहुत इवॉल्व कर गई है जी। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की जो जनरल धारणा है और सोच है वो इतनी इवॉल्व नहीं कर रही जी। देखिए, डिप्रेशन जो है वो क्यों हो रहा है? देखिए, डिप्रेशन जिसको हम एंडोजेनस डिप्रेशन कहते हैं, वो इसलिए होता है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो मूड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी कमी होने की वजह से एंडोजेनस डिप्रेशन होता है। और इसके लिए दवाई जो दी जाती है वो इन्हीं मूड स्पेशली सेरोटोनिन जैसे उसको एलिवेट करती है। और डिप्रेशन और एंजाइटी एक प्रकार की साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं जिनका एक बायोलॉजिकल बेसिस है। ओके, ठीक है ना। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं बट उनके पीछे कारण है, बायोलॉजिकल बेसिस है। ओके, और हम लोग ट्रीटमेंट भी उसका उस बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, पहली चीज। तो अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक डिप्रेशन है या एंजाइटी, वो जरूरी है कि वो डिमेंशिया में कन्वर्ट हो। जी। ओके, तो ये मिथ जो था आपने, बिल्कुल गलत है। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये पॉसिबल है उस एज में जाने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है और ये आज मैं कहूँगा 2024 में बहुत ही रेलिवेंट है। जी। क्योंकि देखिए, डिमेंशिया एक वो कहते हैं ना, ऐसा वो है एरिया है जहाँ अभी रिसर्च बहुत चल रही है, मतलब बहुत रिसर्च चल रही है। और ये मैं कहूँगा कि एक साइंस के लिए वन ऑफ ह्यूमन ब्रेन के लिए वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर। ओके, जो हमारे डिजेनरेटिव डिजीज है ब्रेन के, चाहे वो पार्किंसंस हो, डिमेंशिया हो, तो वो एक ऐसा फ्रंटियर है जिसको हमें क्रॉस करना है, वी हैव टू रीच दैट फ्रंटियर। तो अब फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में तो नहीं अवेलेबल है, बट यूएस में अब दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो अगर हम डिमेंशिया, इसलिए मैं फिर एम्फेसिस करूँगा कि अगर आपको जो भी शुरुआती सिम्टम हो, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, बिकॉज इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो यूएस में स्पेशली जो लोग इनको बहुत अर्ली डिमेंशिया होता है, जिसको हम मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या माइल्ड डिमेंशिया कहते हैं, वहाँ पे एक ड्रग अवेलेबल है जिसको ऑफकोर्स मैं नाम नहीं ले सकता, बट ये जो है ये एंटीबॉडीज होती हैं, एमाइलॉइड प्रोटीन जो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है और उसको वो क्लियर करती है। तो उनके अंदर ये देखा गया है, जो भी ये शुरुआती ट्रायल्स हुए हैं और एक ड्रग तो वहाँ पे कमर्शियली अवेलेबल है, कि ये इन पेशेंट में को माइल्ड डिमेंशिया है, स्पेशली अल्जाइमर्स माइल्ड डिमेंशिया और एमसीआई है, उनके अंदर ये ड्रग काफ़ी कामगार है।
और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसी इंडिया में भी अवेलेबल हो, तो इससे हमारे मरीजों को भी इससे फायदा हो। तो एज ऑफ नाउ वो इंडिया में अवेलेबल नहीं एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, खाली यूएस में अवेलेबल है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम अपने मरीजों को उस दवाई से इलाज करें। ओके तो आपने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके अपने फूड, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों में चेंज करके हेल्दी चीजों को अपनाकर इस चीज के रिस्क को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैं आपको ये 2-4 चीजें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी बहुत रफ्तार की जिंदगी है, इसको बोलते हैं फास्ट पेस्ड लाइफ जी। तो इसमें हमारे और ऐसा देखा गया है जिन लोगों को डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स है और जिनको मतलब रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, वेट गेन, ओबेसिटी, बिल्कुल, तो ये जो सारे फैक्टर्स है अगर हम इनको कंट्रोल करें तो इस तरह की बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं, इनको एट बे रख सकते हैं। दूसरा मैं फिर कहूँगा कि नींद बहुत ज़रूरी है, स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप एक ऐसा टाइम है जब ह्यूमन ब्रेन रीजनरेट करता है, जब जो रिपेरेटिव मैकेनिज्म्स होते हैं ब्रेन के भी और बॉडी के भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नींद या स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल वेट रखना ज़रूरी है, शुगर को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, और कुछ खराब आदतें जैसे कि तम्बाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी डिमेंशिया को प्रमोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग, और ये सब चीज़ें बहुत बहुत कामगार हैं इस चीज़ को नोट की। और फाइनली मैं कहूँगा कि योगा एंड मेडिटेशन इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग इस तरह की बीमारियों को एट बे। सर कुछ मिथ्स के बारे में बात करें, क्योंकि बीमारियां जितनी होती हैं उनसे जुड़ी मिथ्स काफी ज्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। तो उसमें से पहला एक यही है कि क्या ऐसा है, मैं मिथ्स के ऊपर बात कर रही हूँ, आप अगर ये सच हो तो आप वो बताइएगा, अगर उसको लेकर कोई फैक्ट हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को था, तो उनको ऐसे प्रॉपर था नहीं, बट उनको भी एज के बाद एक हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर, उनके बच्चों के अंदर वो अपने आप डेवलप हो जाए उस एज में जाकर। देखिए ऐसा है कि क्या होता है कि ये अल्जाइमर डिजीज ना एक सिंगल फैक्टोरियल नहीं होता, मल्टी फैक्टोरियल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। प्लस ऑफ कोर्स कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं अल्जाइमर्स को। तो एक जीन है जिसको हम बोलते हैं एपोई जीन, और वो एक अगर एक मतलब होमोजाइगस होती है तो ये प्रमोट करती है, चांसेस बढ़ाती है अल्जाइमर्स के। तो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हम जान सकते हैं कि ये जीन हमारे अंदर है या नहीं है। और पर ऐसा नहीं है कि वो जीन होने से आपको जरूरी है कि बीमारी हो। अच्छा, मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स है, नॉट अ सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टोरियल फैक्टर है। तो इसलिए हम जेनेटिक टेस्ट बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते अनलेस किसी को एज से पहले डिमेंशिया हो गया, प्री सेनाइल डिमेंशिया, या जब बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया। ओके, तो दूसरा मिथ ये है कि अगर किसी ओल्ड एज इंसान को ये हो गया है तो ठीक है, ये नॉर्मल है, अब उम्र हो गई है आपकी, ऐसा लोग बोलते हैं कि उम्र हो गई है हमारी, अब हम कुछ चीजें भूलने लगे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए ऐसा है कि उम्र के संग, ठीक है ना, थोड़ा बहुत याददाश्त तो डेफिनेटली कम होती है। हाँ जी, ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, एजिंग होती है, उसकी वजह से जी जो वर्किंग होती है वो स्लो हो जाती है जी। पर हर मतलब हर आदमी जिसको ये थोड़ा बहुत भूलने भी होती है उसको डिमेंशिया नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को अपनी याददाश्त या भूल से उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर हो रहा है तो डेफिनेटली जाएं, डॉक्टर से चेक कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट से चेक कराएं। एक सिंपल असेसमेंट है, बेडसाइड असेसमेंट है, उसमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं कि क्या आपके जो सिम्टम्स है वो आपको डिमेंशिया की तरफ अग्रसर तो नहीं हो रहे। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल टेस्ट है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। ओके ओके, तो ओल्ड एज लोगों में अगर ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल हम बोल सकते हैं। जैसे से उम्र बढ़ती है वैसे वैसे याददाश्त पे असर होता है। पर डिमेंशिया की जो डेफिनेशन है, जब ये लॉस इतना ज्यादा हो जाता है या आप अपनी डे टू डे फंक्शन नहीं कर सकते, भूल जाएं, तब आप इसको डिमेंशिया कहते हैं। ओके, हर मेमोरी लॉस को या एक देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज एसोसिएटेड मेमोरी इंपेयरमेंट, यानी उम्र के संग थोड़ी मेमोरी इंपेयरमेंट होती है। तो हमारी कुछ सीमाएं हैं जिनकी बियॉन्ड अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि मिनिमल कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, माइल्ड डिमेंशिया, तो वो टेस्ट या स्केल के द्वारा कुछ सीमाएं होती है जिससे हम बता सकते हैं। ओके,
अच्छा, अगर हमारी एज के लोगों में, क्योंकि हम इतने कभी होते हैं कि काफी स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, अब लोगों के जो हेल्थ है, लाइफस्टाइल है, वो उतना हेल्दी नहीं है पहले के टाइम के हिसाब से। तो क्या ऐसा है कि हम भी अगर कुछ चीजें भूल रहे हैं, या फिर क्या हम हमारे एज के लोगों में ये चीज डेवलप हो सकती है, चांसेस हैं इसके? देखिए, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, ओके। आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, ये तो तब हो सकता है, बट या आपको कोई और डिजेनेटिव डिसीज है तभी हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो लास्टली, न्यूट्रिशन वीक है, तो क्या ऐसा आप न्यूट्रिशन या फिर ऐसी कोई चीज जो आप रेकमेंड करेंगे कि हम इस चीज से बच जाएं, या फिर अगर हम अभी से अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो? मैंने शुरू में बोला था कि एक ओबेसिटी एक मेजर रिस्क जी। इन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, जी। ठीक है ना। और एक विटामिन B12 के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विटामिन B12 के लेवल्स हमारे एडिक्वेट होना चाहिए, हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, और बेसिकली हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज और एडिक्वेट स्लीपिंग टाइम और रेगुलर मील्स बहुत ज़रूरी है इन सब बीमारियों को दूर रखने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ अल्जाइमर से जुड़ी इतनी सारी बातें और उनके मिथ्स एंड फैक्ट्स पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक यू सो मच।